Hello everybody there, this is Karnveer Saharan and I am going to teach you agronomy. And in this part we are discussing about GPS, Global Positioning System. GPS क्या चीज होती है, किस तरीके से इसको अस्तित्व में लाया गया, कैसी कैसी परिस्थितियां थी कि GPS को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, किस किस काम आता है, हमारे एग्रीकल्चर में किस तरीके से काम आता है, अदर सर्विसेज में किस तरीके से काम आता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स, इसके माइनर कंपोनेंट्स और इसकी पूरा वर्किंग जो प्रिंसिपल है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और ट्राई करते हैं कि पूरा जो आपका जीपीएस है, इसकी फंक्शनैलिटी है, सारा कुछ हम इसी एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना बना के हम एक शॉर्ट एंड इजी वे में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि जीपीएस के बारे में, किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ, किस तरीके से इसको अस्तित्व में लाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात कि जो आपका जीपीएस था ये यूएस मिलिट्री ने अपने उद्देश्यों के लिए बनाया था इसको। ठीक है, और जो इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस थी वो शुरुआत हो गई थी 1973 से, इसको कंसेप्ट शुरू हो गया, इसको बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने 1978 के अंदर सबसे जो पहली ऑपरेशनल सैटेलाइट थी वो लॉन्च की उन्होंने। तब तक ये आर्मी के लिए ही चल रहा था। ठीक है, उसके बाद में इसे के अंदर कंप्लीटली डिक्लेयर कर दिया आम लोगों के लिए। ठीक है, और आम लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करने के बाद टोटल 52 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई 4 फेजेस के अंदर, जिसमें से 30 सैटेलाइट्स करंटली फंक्शनल है। ये सारा मैनेज करता है आपका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, और जो इसकी शुरुआत थी उसको आपके जो स्मार्ट बॉम्ब्स थे, आपकी सबमरीन्स थी और हाईली एक्यूरेट मिसाइल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। तब तक डिफरेंट कंट्रीज़ के जो जीपीएस सिस्टम है उनके बारे में बात करें तो जो आपका नवस्टार है वो यूएसए का है, नेविक है वो इंडिया का है, ग्लोनास है वो रशिया का है, गैलीलियो है वो सोवियत यूनियन से आया हुआ है, और जो बाइडू है वो चाइना का खुद का अपना इनका जीपीएस सिस्टम है। ये सब अपनी कंट्रीज अपने अपने पर्सनल जीपीएस सिस्टम्स यूज़ करती हैं। जब 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था उस टाइम पे भारत ने मदद मांगी यूएसए से। ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते। इस बात पे इंडिया के अंदर खुद का जीपीएस सिस्टम नेविक के ऊपर काम शुरू हुआ, और आज के टाइम पे अपने टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं जो अभी काम कर रही हैं। ये 2013 से लगी हुई हैं। दरअसल हमारे स्मार्टफोन या जीपीएस यूनिट में एक जीपीएस रिसीवर लगा होता है जो सैटेलाइट से भेजे गए सिग्नलों को रिसीव करता है। अब पृथ्वी के चारों ओर घूमती प्रत्येक सैटेलाइट एक निश्चित समय अंतराल के बाद सिग्नल भेजती रहती है। इस सिग्नल से उस सैटेलाइट द्वारा भेजी गई लोकेशन और टाइम दिया होता है। ठीक है, टाइम की सेटिंग गणना के लिए प्रत्येक सैटेलाइट में एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एटॉमिक क्लॉक ऐसी घड़ी होती है जो लाखों सालों तक सटीक समय बताती रहती है, क्योंकि इसमें गड़बड़ी होने की संभावना न के बराबर होती है। जब इन सैटेलाइट द्वारा भेजे गए सिग्नल पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जगह पर रिसीवर के संपर्क में आते हैं, तब रिसीवर उस सिग्नल को एनालाइज करता है। जैसे ही जीपीएस रिसीवर को यह सिग्नल प्राप्त होते हैं, वह सिग्नल प्राप्त होने के टाइम से सिग्नल पहुंचने वाले टाइम को घटाकर यह पता करता है कि सिग्नल भेजने वाले सैटेलाइट उससे कितनी दूरी पर है और किस लोकेशन पे मौजूद है। अगर जीपीएस रिसीवर को 3 सैटेलाइट से सिग्नल मिल जाए तो वह जीपीएस रिसीवर अपनी लोकेशन को निर्धारित करता है। अपनी लोकेशन निर्धारित करने की इस प्रक्रिया को ट्रायलेटरेशन कहा जाता है। अब इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इसमें लाल बिंदु की जगह आप खड़े हैं। आपके हाथ में एक जीपीएस सिस्टम से लैस एक डिवाइस है। जैसे ही आप अपने जीपीएस को चालू करते हो, आपका रिसीवर सैटेलाइट ए से सिग्नल प्राप्त कर उसकी दूरी प्राप्त कर लेता है, लेकिन सैटेलाइट का ऑर्बिटल एरिया इस चक्कर पर ही सीमित है। इसका मतलब आप पूरे चक्कर में किसी भी स्थान पे हो सकते हो। जब आपका जीपीएस रिसीवर अन्य 2 सैटेलाइट्स सी और बी के संपर्क में आएगा, उसके रिंग्स के संपर्क में आएगा, तब तीनों सैटेलाइट के अकॉर्डिंग उनके रिंग्स के सरकमफ्रेंस पे आप कहीं ना कहीं मौजूद होंगे, और यहाँ केवल एक ही ऐसा बिंदु होता है जो तीनों सैटेलाइट के कवरेज में आपस में टकराता है, और यही बिंदु आपकी रियल लोकेशन होती है। यानी अगर सरल भाषा में कहूं तो
तीनों सैटेलाइट के डाटा से जीपीएस रिसीवर 3 इक्वेशन बनाता है और इन तीनों इक्वेशंस की मदद से ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ और एल्टीट्यूड निर्धारित करता है। लेकिन केवल 3 सैटेलाइट की मदद से रिसीवर सिग्नल प्राप्त कर रहा हो और वह सही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि केवल 3 इक्वेशन या 3 फैक्टर या फिर 3 वेरिएबल्स किसी भी चलती हुई वस्तु को सही लोकेशन नहीं बता सकते। इसके लिए यहाँ पर एक चौथा फैक्टर मौजूद होता है जिसकी मदद से बिना किसी ऑर्बिटल लोकेशन का निर्धारण नहीं किया जा सकता, और वह फैक्टर है समय, यानी कि टाइम। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार किसी भी ऑब्जेक्ट का समय ज्यादा तेजी से चलता है या ज्यादा तेजी से गति करेगा जब वह किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर होती जाएगी। पृथ्वी से 20,000 किलोमीटर ऊपर मौजूद इन सैटेलाइट्स में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत दूर होती हैं, ठीक है। इसलिए इसमें मौजूद एटॉमिक क्लॉक पृथ्वी पर मौजूद एटॉमिक क्लॉक से प्रतिदिन 38 माइक्रोसेकंड्स फास्ट रहती हैं। इसलिए टाइम के सटीक अंदाजे के लिए 4th सैटेलाइट की जरूरत होती है। इन सैटेलाइट के ऑर्बिट को इस तरीके से बनाया है कि पृथ्वी के अधिकतर स्थान पर हर समय कम से कम 6 सैटेलाइट संपर्क में रहे और किसी प्रकार का जीपीएस रिसीवर को कम से कम 4 सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ना ही होता है। एक नॉर्मल जीपीएस डिवाइस जो कुछ समय से इस्तेमाल में नहीं लिया गया है वह अपनी लोकेशन शेयर करने में 10 से 15 मिनट का समय ले लेता है, लेकिन अगर किसी स्मार्टफोन में जीपीएस यूज करते हैं तो हमें कुछ ही सेकंड में हमारी लोकेशन पता चल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोबाइल में एजीपीएस यानी कि असिस्टेंट जीपीएस यूज किया जाता है। अब एजीपीएस एक जीपीएस का ही एक रूप है जो मोबाइल इंटरनेट असिस्टेंट सर्वर के इस्तेमाल से किया जाता है। जब हम स्मार्टफोन को जीपीएस और डाटा कनेक्शन ऑन करते हैं तब हमारे स्मार्टफोन में लगा हुआ जीपीएस रिसीवर असिस्टेंट सर्वर के संपर्क में आता है। असिस्टेंट सर्वर पहले से ही मौजूद इस एरिया में विजिबल सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को स्टॉक करके रखता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है और वो आपके फोन को जो आपकी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है वो भेजता है। अब एजीपीएस का फायदा ये होता है कि जीपीएस रिसीवर से आने वाले सैटेलाइट सिग्नलों का इंतजार नहीं करना पड़ता और वह आपकी लोकेशन को और भी तेजी से इंटरप्रेट कर सकता है, भेज सकता है। आज के समय में जीपीएस के अलावा ग्लोनास भी एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे विश्व भर में अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। यह रशिया द्वारा उपयोग में किया जाता है। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने भी अपने खुद का जीपीएस सिस्टम नेविक डेवलप किया। फिलहाल यह सिस्टम केवल इंडिया में उपलब्ध है और बॉर्डर एरिया से 1500 किलोमीटर दूर तक अपनी सेवा दे सकता है। वर्तमान में नेविक में 7 सैटेलाइट्स हैं जिन्हें पृथ्वी के 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। चलिए बात करते हैं हम जीपीएस सेगमेंट्स के बारे में। जो इसके प्रभाग होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। जीपीएस को बेसिकली 3 सेगमेंट्स में बांटा जाता है। जो अंतरिक्ष प्रभाग हो गया, आपका नियंत्रण प्रभाग हो गया, उपभोक्ता विभाग, ठीक है। स्पेस सेगमेंट, आपका कंट्रोल सेगमेंट हो गया और यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट क्या करता है, जो आपका अंतरिक्ष से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा स्पेस सेगमेंट करेगा। कंट्रोल सेगमेंट करेगा, सारा का सारा सिस्टम को कंट्रोल करने की यूनिट होगी। और जो आपका यूजर सेगमेंट हो गया वो हो गया आपसे रिलेटेड, ठीक है, किस तरीके से आप उसे डील करते हो। अब स्पेस सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर जो उसके मुख्य उद्देश्य हो गए वो हो गए सैटेलाइट स्पेस व्हीकल्स को स्थापित करना, कुछ भी एक्सपेरिमेंटल और ऑपरेशनल वर्क्स हो गए वो काम करना उनके ऊपर। दूसरा हो गया आपका कंट्रोल सेगमेंट। कंट्रोल सेगमेंट के अंदर आ गया आपका जैसे टेलीमेट्री ट्रैकिंग हो गया, कमांड और कंट्रोल से रिलेटेड हो गया आपका। टेलीमेट्री क्या चीज़ होती है, जो सैटेलाइट से और कंट्रोल स्टेशन से दूरी होती है इसको मापने के लिए टेलीमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसके जो काम होते हैं, प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर सिग्नल ऑपरेशंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो इसका यूज़ होता है वो हो गया आपका सिग्नल डिवीज़न के अंदर, जो आपका सिग्नल आता है उसको अलग अलग भागों में बांटने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए, आपका जो डिस्टेंस मेजरिंग पावर है उसको कंट्रोल करने के लिए, और सिग्नल की जो प्योरिटी है या फिर सैटेलाइट का जो पाथ है, ठीक है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए कि वो अपने पाथ पे सही चल रही है या नहीं। एटॉमिक क्लॉक जो इनके अंदर सैटेलाइट्स में लगी होती है उसको
इम्प्योरिटीज हटाने के लिए भी काम आते हैं, और यह सब ऑपरेट होता है कंट्रोल सेंटर से, ठीक है। जो आपका तीसरा यूज़र सेगमेंट हो गया, उसके अंदर जो आपका मिलिट्री से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड जितना भी काम हो गया, ठीक है, सर्च और रेस्क्यू के लिए जितने भी ऑपरेशंस हो गए, आपके डिज़ास्टर रिलीफ, कोई भी आपदा प्रबंधन के अंदर काम आता है, आपके जो सर्वे करते हैं, लैंड सर्वे हो गया या किसी भी चीज़ का सर्वे हो गया, उसके लिए काम में आता है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। और जो आपका मरीन हो गया, एरोनॉटिकल हो गया, या फिर टेरेस्ट्रियल नेविगेशन हो गया, ठीक है, पानी के अंदर, हवा के अंदर और ज़मीन पे आपका जो नेविगेशन है उसको देखता है ये। और रिमोट कंट्रोल व्हीकल्स या फिर जो रोबोट गाइडेंस होती है उनको संभालता है। सैटेलाइट पोजिशनिंग और ट्रैकिंग, जो दूसरे सैटेलाइट्स होते हैं उनकी पोजिशनिंग और ट्रैकिंग में भी काम आता है। सबसे जो ज़रूरी काम आता है खेती के लिए वो हो गया आपका GIS के लिए, ठीक है। रिक्रिएशनल गेम्स के लिए भी यह बहुत यूज़फुल होता है, जैसे आपका पोकेमॉन गेम था। अब बात करते हैं इसके प्राइमरी फंक्शंस के बारे में। अब प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो सबसे मेन फंक्शन आता है वो हो गया आपका पोजीशन और कोऑर्डिनेट बताना, आप कहाँ पे हो, आपकी लोकेशन कहाँ पे है, कोऑर्डिनेट्स क्या है उस एरिया के, उसके बारे में हमें बताना, ठीक है। दूसरा हो गया डिस्टेंस और डायरेक्शन इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है या डायरेक्शन कौन सी है उसको मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेविगेशन प्लॉटिंग करने में भी यह बहुत काम देता है। अब नेविगेशन प्लॉटिंग यानी कि आपको कौन सा डायरेक्शन चुननी चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो ट्रैवल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ठीक है, उसको भी किस तरीके, मतलब आप कितनी स्पीड से कहीं पे आपने ट्रैवल किया है या फिर आप किस स्पीड से जाओगे, कहाँ कब तक पहुँच जाओगे, ठीक है। इसे एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट में भी इंक्लूड कर लिया जाता है। एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि आप आधे घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाओगे, आप 30 मिनट में वहाँ पहुँच जाओगे, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं जो GPS के अंदर एरर्स आ जाते हैं। एरर किसी भी वजह से आ सकते हैं। जो इनके अंदर जो मुख्य वजह होती है वो होती है सिग्नल इंटरफेरेंस की वजह से। सिग्नल इंटरफेरेंस क्या चीज़ होती है? सिग्नल इंटरफेरेंस के अंदर आपके जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो किस तरीके से बाधित होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। मतलब कि अगर कोई सॉलिड कंस्ट्रक्शन आ गया, मेटल आ गया, आपके जो बिजली के तार हो गए, आपने देखा होगा कि बहुत बार यहाँ पे सिग्नल्स वीक रहते हैं या फिर सिग्नल पकड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसे कहा जाता है सिग्नल इंटरफेरेंस। चलो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एरर्स और या फिर सोर्सेज ऑफ इंटरफेरेंस के बारे में। जो सबसे पहला और जो मेन रीज़न है वो हो गया आपका सैटेलाइट क्लॉक, ठीक है। अब आपको भी पता है कि सैटेलाइट के अंदर एटॉमिक क्लॉक्स का यूज़ किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सटीक होती है, पर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो कहती है कि आप ग्रेविटी से जितना दूर जाओगे तो समय तेज़ होता जाएगा, ठीक है। तो जो टाइम का जो आपस के अंदर जो सिग्नल बैठ नहीं रहा दोनों का आपस में, उसकी वजह से भी एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हालांकि काम चलता रहता है इसको रेक्टिफाई करने के लिए। दूसरा हो गया आपका ऑर्बिटल एरर्स। ऑर्बिटल एरर्स होते हैं जो आपके उपग्रह होते हैं जो घूमते हैं जिन ऑर्बिट्स के अंदर, जिस रास्ते के ऊपर घूमते हैं उस रास्ते में भी कई बार ग्रेविटी की वजह से बदलाव आते रहते हैं, ठीक है। उससे ये एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा हो गया आपका आइनोस्फेयर लेयर, ठीक है। जो आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं यह भी 5 से 7 मीटर का एरर डाल देती है। अब जो आइनोस्फेयर होगी वो होगी आपकी 80 से लेकर लगभग 500 किलोमीटर चौड़ी। आपकी ट्रोपोस्फेयर होगी ये भी लगभग 8 से लेकर 18 किलोमीटर चौड़ी होती है। इसकी वजह से भी एरर आ जाते हैं, ठीक है। आपकी रिसीवर होती है उसके अंदर नॉइस से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की खुद की नॉइस होती है, उनकी अलग से फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस वजह से भी एरर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसके बाद एरर आने के चांसेस होते हैं मल्टीपाथ की वजह से। अब मल्टीपाथ क्या होता है? एक ही सिग्नल को अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है। अब अगर 2 अलग रास्तों से भेजा जाएगा तो दोनों के पहुंचने का समय, रिसीवर तक पहुंचने का समय भी अलग अलग हो जाता है। अगर ये 0.25 माइक्रोसेकंड्स भी अलग होता है तब भी नॉइस क्रिएट हो सकती है और जो आपकी सिग्नल है उसके अंदर एरर आ सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी। अब सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी होती है, आर्मी प्रोड्यूस करती है यह चीज़, ठीक है। वो फेक सिग्नल्स बनाती हैं ताकि एनिमी है उन्हें ट्रैक ना कर पाए या फिर जो एनिमी जो पास में आ रहा है वो अच्छे से नेविगेट ना कर पाए, ठीक है। और कभी कभी ये सिग्नल्स आ जाते हैं आपके कॉमनली इंटरफेरेंस के अंदर और
आपके जो खुद के डिवाइसेस होते हैं यह उन सिग्नल्स को पकड़ते हैं और एरर शो करते हैं, ठीक है। और जो आपका लास्ट है, जो आपका सोर्स ऑफ एरर है, वो हो गया आपके डिवाइस। महंगे सस्ते डिवाइसेस में यही फ़र्क होता है कि एरर शो करने के चांसेस कम या ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीपीएस रिसीवर के। जीपीएस रिसीवर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से ये बनाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला हो गया, वो हो गया आपका एंटीना, ठीक है। एंटीने के अंदर एम्पलीफायर्स लगे होते हैं जो सिग्नल्स को कैच करते हैं और ये डिवाइस के ऊपर इस तरीके से लगा होता है। एंटीना का काम होता है सारे सिग्नल्स को कैच करना। दूसरा हो गया आपका जो प्रिसीजन ऑसिलेटर क्वार्ट्ज क्लॉक है, ठीक है। अब क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज एक मेटल होता है जो घड़ियों में यूज़ किया जाता है। एरर आने के चांसेस भी इसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट होता है आपके जीपीएस रिसीवर का। तीसरा हो गया आपकी बैटरी। ये लगभग मान के चलो आप 12 वोल्ट की बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं ये, जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और लंबे टाइम तक चलती है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट हो गया इसका डिस्प्ले पैनल। ये जो इसके आप स्क्रीन देख रहे हो इसे कहा जाता है डिस्प्ले पैनल, और इन सारी चीज़ों को मिला के बनता है आपका जीपीएस रिसीवर। एडिशनली मेमोरी कार्ड या डाटा स्टोरेज आप लगा सकते हो या फिर इनके इनबिल्ट मेमोरी आती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ गई आपकी टाइप्स ऑफ जीपीएस इंस्ट्रूमेंट्स। तो मार्केट भरा पड़ा है जीपीएस इंस्ट्रूमेंट से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट आजकल इतने कॉमनली यूज़ होने लग गए, कम पावर से लेके हाई पावर तक के सभी। अब हम बात करेंगे जैसे आपका जो पॉकेट जीपीएस हो गया आपका, ठीक है। इसकी बनावट इतनी छोटी होती है कि आपकी शर्ट या फिर पैंट के अंदर आराम से आ सकता है। ये हल्का होता है, पतला होता है और लगभग 3.5 इंच चौड़ा होता है। और इसकी बनावट और इसकी इसी तरीके से बनाई जाती है कि बहुत ज़्यादा पोर्टेबल हो जाता है। आप इसको आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हो। मोस्टली आपके जो चाबी के छल्ले हो गए या फिर आप जैसे कुत्तों के ऊपर बांध देते हैं कि आपके जानवरों के ऊपर बांध देते हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं उनको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके पोर्टेबल जीपीएस। अब पोर्टेबल जीपीएस क्या होता है? ये भी छोटे आकार के होते हैं, पर लगभग ये 4-1 इंच चौड़े होते हैं और कम वजन के होते हैं, ठीक है। इनको आसानी से जेब में तो नहीं रखा जा सकता है, पर पैदल चलते हुए, यात्रा करते समय या फिर अपनी जैसे आपके सामान के अंदर इन्हें रखा जा सकता है। जैसे वो मोस्टली एयरपोर्ट्स में यूज़ करते हैं जब आप दूसरी कंट्रीज़ में जाते हो, कि ताकि आपका बैग इधर उधर ना चला जाए, ठीक है। तीसरे टाइप के आ गए आपकी इन डैश जीपीएस। इस प्रकार का जीपीएस होता है वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर, आपकी स्कूल बसेस के अंदर जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। आपकी रोडवेज बसेस में देखा होगा, ट्रेन्स पे होता है या फिर कहीं पे भी ट्रक्स के अंदर, ठीक है। इनके अंदर यूज़ किया जाता है और ये अपनी जो लोकेशंस होती हैं उनकी जानकारी अप टू डेट रखता है, ठीक है। और इससे आजकल की जो कार कंपनीज हो गई, आपकी जो नेविगेशन जो इनबिल्ट देने लगे, वो भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आता है वो हो गया आपका फिटनेस या फिर साइकिलिंग जीपीएस भी बोलते हैं, ठीक है इसे। अब फिटनेस का मतलब कि आप जैसे फिटनेस बैंड्स वगैरह जो यूज़ करते हो, आप घड़ियाँ यूज़ करते हो जो डिजिटल आपकी जो ट्रैकिंग करती है फिटनेस की, ठीक है। आप कितनी रनिंग कर रहे हो, आप अगर साइकिलिंग कर रहे हो तो कौन से रास्ते से जा रहे हो, कितना एलिवेशन आ रहा है, कितना आपने वर्कआउट किया है, कितनी कैलोरीज बर्न की है, उन सब के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताता रहता है। फिटनेस को ट्रैक करने के लिए आजकल ट्रैकर्स बहुत कॉमन यूज़ होने लगे और ये बहुत एक अच्छा एक ट्रेंड भी बनता जा रहा है, ठीक है। इवन पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड रहते हैं कि उनके बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं। और नेक्स्ट जनरेशन के लिए पता नहीं वरदान साबित होगा या अभिशाप साबित होगा, ये डिपेंड करता है जनरेशन के ऊपर, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट टाइप का हो गया आपका जैसे मरीन जीपीएस हो गए। जब ये जो मरीन जीपीएस होता है, मरीन का मतलब होता है समुद्र के अंदर, ठीक है। ये समुद्र में उपयोग करने के लिए निर्मित किया जाता है इसे। और जो समुद्री आंकड़े होते हैं, ठीक है, जो आपका समुद्री रास्ते हो गए, एलिवेशंस हो गई, ऊंचाई नीचाई आपकी हर चीज़ के बारे में, ध्वनि संकेत, उछाल कितना आ रहा है और बाकी जितने भी फिनोमिना होते हैं उनके बारे में ये अप टू डेट रखता है। सो दैट वाज द एंड पार्ट ऑफ द टॉपिक। हमने जीपीएस के बारे में सब कुछ पढ़ा, इसकी फंक्शनैलिटी और इसकी हर चीज़ कंपोनेंट्स के बारे में। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जीपीएस को अच्छे से समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से
बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाया गया है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मटेरियल को नहीं लेके जाया गया, ठीक है। और जितना आपके अकॉर्डिंगली टू द सिलेबस था, सारा कंसेप्ट था, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग वाले पार्ट के अंदर नहीं गए, डीप के अंदर, ठीक है। और जीपीएस से रिलेटेड अगर और भी अदर क्वेश्चंस बनते हैं या फिर और भी जो भी आता है आपकी थ्योरी के अंदर आता है तो